हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक है हमारा प्रबंध के कार्य। तो समझते हैं प्रबंध के क्या कार्य होते हैं। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत नियोजन आ जाता है, संगठन आ जाता है, नियुक्तिकरणियाँ होती हैं, निर्देशन होता है, समन्वय होता है एवं नियंत्रण होता है, वो शामिल किया जाता है। तो इन चीज़ों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। एक दूसरे से संबंधित अनेक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इनको एक दूसरे से सम्मिलित होती है क्रियाएं, इन सबको इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो प्रबंध के कार्य तो समझते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे नियोजन हो गया, संगठन हो गया, नियुक्तिकरण हो गया, निर्देशन हो गया, समन्वय हो गया और नियंत्रण हो गया। तो हम समझते हैं एक एक करके कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहला है हमारा नियोजन। तो समझते हैं हम नियोजन क्या होता है। नियोजन का अर्थ यह है कि पूर्व में ही यह निश्चित करना कि किसी कार्य को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किस तरह, किस स्थान पर, किस समय तथा किसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो वो ये, अगर मान लो हम कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो हमें पहले से ही उस पर विचार कर लेना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर किस तरीके से उस पर कार्य किया जाएगा, कहाँ पर कार्य किया जाएगा, वो स्थान क्या होगा जहाँ पर हम कार्य करेंगे, किस समय कार्य किया जाएगा। तो ये सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो ये हम कब करते हैं, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसकी हम प्लानिंग करते हैं पहले। तो ये पहला पॉइंट आ जाता है हमारा इसमें कि प्लानिंग करनी होती है हमको। और समझते हैं इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोचना है। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। कैसे करना है, कब करना है तथा किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है। तो ये सारी बातें हमको तय करनी होती हैं जब हम प्लानिंग करते हैं। और समझते हैं यदि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इन बातों पर अधिक सोच विचार न किया जाए तो व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या कदम उठाए जाते हैं वो हम समझते हैं। पहला है उद्देश्य निर्धारित करना। तो इसमें हम उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। सीमाएं विकसित करना, सीमाओं को विकसित करते हैं। वैकल्पिक कार्रवाइयों की पहचान करना, तो ये चीज़ हम करते हैं। वैकल्पिक कार्रवाइयों का मूल्यांकन करना, विकल्प का चयन करना, योजना को लागू करना, समीक्षा करना। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें करनी होती है। अगला पॉइंट है हमारा संगठन। तो संगठन समझते क्या होता है। नियोजन कर लेने के बाद प्रबंधकों की संगठन ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। इसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है कि क्या क्रियाएं की जाएंगी। मतलब जो हम प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद हमको ये तय करना होता है कि हमको क्या क्रियाएं की जाएंगी। हमको क्रियाओं का सामूहिकरण कैसे होगा, उत्तरदायित्व अधिकारों का अंतरण कैसे होगा। तो ये सारी बातें होती हैं इसके अंदर। तथा कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब बातें इसके अंदर निर्धारित की जाती हैं। तो ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण कार्य को विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांटना, अर्थात कौन क्या काम करेगा तथा कार्य में यदि कोई दिक्कत होती है तो हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकें। इसलिए कार्यों को इस प्रकार बांटना जिससे कार्य का विभाजन आसानी से हो सके। इन कार्यों को विशेष पदों से जोड़ना है, अर्थात जो भी व्यवसाय में कार्य हैं उनके लिए कौन क्या क्या काम करेगा। इस प्रकार के कार्य को पदों के अनुसार विभाजन करना। तो ये वही है, मतलब पदों के हिसाब से हम उसको देते हैं, जो जिसके लिए योग्य होता है उसके लिए उसी के हिसाब से हम उसके कार्य को अलग अलग बांट देते हैं। और समझते हैं अगला है नियुक्तिकरण। तो समझते हैं नियुक्तिकरण किस तरीके से किया जाता है। नियुक्तिकरण, इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। कहने का मतलब है जो भी हम कार्य को चुन लेते हैं उसके बाद अब आगे क्या होता है, हमें किसी न किसी व्यक्ति से कार्य को कराना होता है। तो अगर कोई पद खाली होता है तो हम उसको जॉब देते हैं, उनको बताते हैं कि आपका ये काम रहेगा, आगे आपको ऐसे काम को करना है। तो वही बता रहा है कि नियुक्तिकरण, इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। नियुक्तिकरण के अंतर्गत इन पदों को व्यक्तियों से भरा जाता है ताकि कार्यों का निष्पादन किया जा सके, अर्थात कार्यों को चलाया जा सके। इस प्रकार स्टाफिंग प्रक्रिया द्वारा संगठन के सभी स्तरों पर उपयुक्त, योग्य एवं शिक्षक
अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि संगठन की सफलता प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कुशलतापूर्वक किए गए कार्य निष्पादन पर आधारित है। इसके अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण पदों पर अधिक योग्य व्यक्तियों को लगाया जाता है और कम महत्वपूर्ण पदों के लिए कम योग्य व्यक्तियों से ही काम चल जाता है। नियुक्तिकरण कार्य प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंध रखता है। तो ये चीज़ें सब शामिल होती हैं, जैसे उसमें उनकी भर्ती करना, चयन करना, विकास करना, उनका प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना, क्षतिपूर्ति, कोई नुकसान होता है तो उससे संबंधित सभी कार्य इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अगला है निर्देशन। अब निर्देशन किस तरीके से किया जाएगा? निर्देशन, इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उसका मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना, उसे अभिप्रेरित करना है। इसमें 4 क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो इसमें 4 क्रियाएं शामिल होती है। समझते क्या है? तो पहला है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण मतलब वही सुपरवाइजर, मतलब उस पर हम निगरानी रखते हैं। निगरानी के लिए हम क्या करते हैं? एक व्यक्ति को लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं सुपरविज़न। संदेश वाहन हो गया, कम्युनिकेशन करना। नेतृत्व हो गया, अभिप्रेरणा होगी। तो ये 4 चीज़ों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और समझते समन्वय। तो समझते समन्वय किस तरीके से किया जाता है? समन्वय का अर्थ तालमेल, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है, ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। कहने का मतलब है, हमने बहुत सारे लोगों को मान लो जॉब पे रख दिया, अब उनको एक शिष्टाचार देना कि भाई अब उनको लड़ाई नहीं करनी है, आपस में जो भी काम होगा मिलजुल के करना होगा। तो इस तरीके से हम उनका एक अच्छे से एक माहौल तैयार कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है, अपने काम में लगे रहते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो क्या होगा, कोई भी मजदूर किसी से भी जाके लड़ भिड़ेगा और फिर वही है, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तो फालतू में हमारा जो भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तालमेल बैठाना चाहिए कि आपको इस तरीके से चलना है, अगर कोई दिक्कत होती है तो इस तरीके से आपको पूछना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अर्थात कर्मचारियों में इस प्रकार तालमेल बैठाना जिससे कार्य को कुशलता से करें तथा इसमें उनमें किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो। यदि कर्मचारियों को किसी कार्य में अच्छे से तालमेल बैठाया जाता है तो कर्मचारी मन लगाकर कार्य करते हैं, जिससे जो संस्था के उद्देश्य हैं उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तभी कोई कर्मचारी होगा मन लगा के काम करेगा। अगला है नियंत्रण। तो समझते नियंत्रण किस तरीके से होता है? अंत में यह देखना आवश्यक होता है कि क्या वे समस्त क्रियाएं जिनके लिए प्रबंध के कार्यों को किया गया है, जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन को किया गया है, योजनाओं के अनुरूप हो रही है अथवा नहीं। अर्थात कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करके उसमें कमी को ढूंढा जाता है, ताकि समय पर ही सुधारात्मक कार्रवाई करके विपरीत परिणामों से बचा जा सके। और ये कार्य नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कहने का मतलब वो ये, अगर मान लो आप कोई घर बनवा रहे हो, कुछ भी चीज़ है और उसमें आप देख रेख नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है जो भी मज़दूर हैं वहाँ पर कार्य सही से ना करें, हो सकता है सीमेंट बर्बाद कर दे या कुछ भी दिक्कत हो, ईंटें वगैरह इधर उधर कर दे, फेंक दे ईंटें, आधी ईंटें ख़राब करें। तो इस तरीके से उन पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने काम पर रख लिया लोगों को, अब जब तक आप निगरानी नहीं रखोगे तब तक वो सही से काम नहीं करेंगे। तो निगरानी रखना भी बहुत ज़रूरी है। निगरानी से ही क्या होता है, आपका जो काम होता है काफ़ी अच्छा होता है, कुशल हो जाता है। मान लो कोई मज़दूर है, काम कर रहा है, अगर कोई निगरानी रखने वाला नहीं है तो क्या होगा, वो आराम से बैठ के सो जाएंगे, सीधे शाम को देखेंगे कि मालिक आ रहा है तभी काम करने बैठेंगे। और अगर मालिक सुबह से शाम तक रहेगा तो वो आराम से अपने काम में एक्टिव रहेंगे, करते रहेंगे। तो ऐसा ही होना चाहिए कि नियंत्रण उस पर अच्छे से होना चाहिए। और समझते और इसमें क्या है, यह अंतिम कार्य होता है। इसके द्वारा हम संपूर्ण कार्य पर नियंत्रण रखते हैं, अर्थात देखरेख करते हैं कि कोई ऐसा कार्य कोई खराब तो नहीं हो रहा। यदि कोई कार्य गलत हो रहा है तो उसमें समय रहते सुधार किया जा सके। यदि कार्य पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो कार्य समय पर पूरा नहीं होगा
और जो संस्था के उद्देश्य होंगे वे सफल नहीं होंगे, अर्थात उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कार्य पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। तो ये चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।